this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. So आज का थंबनेल, टाइटल और बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो बहुत ही हिट वाली, क्योंकि जो डाउट्स आप लोगों के मन में क्लियर करने वाली हूँ एंड ऑल्सो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसी वीडियो मैंने आज तक कभी करी नहीं है। सो बेसिकली टुडे का टॉपिक जो है ना वो है CUET। आज का टॉपिक जो है ना वो है CUET हमारा टॉपिक है। हेलो वेलो मैंने कर ही दिया है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूँगी कि CUET है क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे हम। CUET का सिलेबस क्या है, CUET का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, CUET के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो। और बाय द वे मैंने भी CUET दिया है। कब दिया था? तो यार इसी साल दिया था 2022 में, अभी से तो स्टार्ट हुआ था ना। तो मैंने अभी CUET दिया था, तो मैं अपने साथ होने वाले जुल्मों के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ और उन पर मैंने मरहम कैसे लगाई है, आप कैसे लगा सकते हो वो भी बताने वाली हूँ। सो बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ एंड ऑल्सो क्या प्रोसेस रहेगा आपके एडमिशन तक का वो बताने वाली हूँ। एंड कुछ प्यारे बच्चों ने, आप में से ही कुछ प्यारे बच्चों ने मुझसे कुछ डाउट्स पूछे थे CUET के रिगार्डिंग, जो उनके माइंड में आ रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने वो मुझसे पूछा था कि तो मैं उन बच्चों के वो डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। पहले बताओ थैंक यू सो मच कि जो मैं बोलती हूँ आप लोग उसको मानते भी हो, और उन बच्चों को भी बहुत थैंक यू कि मेरे कहने पर उन्होंने मुझे अपने डाउट्स दिए, और हाँ थैंक यू सो मच, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए कुर्सी की पेटी बांध के रखो, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी, डिफरेंट और इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टे ट्यून। ओके, तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है। बेसिक आप लोगों को जो पता चल जाए कि CUET है क्या, ठीक है। सो CUET इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके नाम को देखोगे तो इसका मतलब समझ जाओगे। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी ऐसा कॉमन टेस्ट जो हर एक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, जितनी भी एफिलिएटेड, जितनी भी नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाने के लिए आप लोगों का गेटवे हो सकता है, यानी आप लोगों का एक रास्ता हो सकता है। अगर इस एंट्रेंस टेस्ट को पास करोगे तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। एक एंट्रेंस टेस्ट देना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का गेट आप लोगों के लिए खुल जाएगा, ठीक है। सो CUET इज़ बेसिकली दैट। नाउ कंडक्टेड बाय NTA। हाँ, ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वही एजेंसी है जो JEE नीट जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। तो यही CUET को भी कंडक्ट करवाने वाली है। 2022 में भी इसने कंडक्ट करवाया था एंड 23 में भी होपफुली यही कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ MCQ फॉर्मेट, कि ये जो पूरा टेस्ट आप लोगों का होने वाला है ये MCQ के फॉर्मेट में होगा। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होगा, यानी एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, जो सही लगता है उसको टिक करो, ठीक है, उसकी फॉर्मेट में होगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि ये CBD है, सॉरी CBD नहीं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि कंप्यूटर पे आप लोगों का ये टेस्ट होगा। आपको कोई कॉपी, कोई पेपर नहीं मिलेगा। पेपर तो मिलेगा, रफ पेपर मिलेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पेपर है, एक आंसर शीट है, कोई OMR शीट है, आप लोगों को उसको फिल करना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के सामने कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में टेस्ट होगा, टेस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, आपको माउस से क्लिक करना है, जो भी आप लोगों को लगता है कि ये मेरा आंसर हो सकता है, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इतनी बातें तो आप लोगों को क्लियर होंगी। गेटवे टू मैनी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को जाने का मौका मिल सकता है सिर्फ एक ये टेस्ट क्लियर करने के बाद। फॉर एग्जांपल JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके। सो यू कैन गो इन मैनी यूनिवर्सिटीज़। मान लो कोई बच्चा DU में जाना चाहता है, बहुत बच्चे DU में जाना चाहते हैं, DU इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो DU एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, लाइक JMI एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज होते हैं। फिर हम देखते हैं यार हमें ये कॉलेज अच्छा लगता है, हम इसमें जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी है। तो आपने एक बार मान लो DU, अब आपने एक बार CUET दिया और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो आप DU में जा सकते हो। अब DU में आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, उसके लिए आपको अलग से टेस्ट नहीं देना, आप उस कॉलेज में जा सकते हो, यानी आप DU के हर एक कॉलेज में जा सकते हो, आप JNU के हर एक कॉलेज में जा सकते हो, अगर आपका उतना स्कोर आया है जितना वो कॉलेज मांग रहा है तो। क्लियर। ऑफिशियल वेबसाइट देखो, यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि बातें कहीं भी नहीं होती और वो बोल देते हैं। जैसे कि अभी एक मिथ फैला हुआ था
कि CUET साल में 2 बार होने वाला है, पर ऑफिशियली ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है अभी तक। तो आप लोग क्यों इतना परेशान हो जाते हो? मतलब अगर आप लोगों की जगह मैं होती तो मैं भी परेशान होती, बट आप लोग अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर करके चलो, क्या कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जब तक कोई चीज़ नहीं लिखी आई ना, जब तक वहाँ पर नोटिस नहीं आया, तब तक वो चीज़ मानी नहीं जाएगी। लाइक ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये है cuet.samarth.ac.in। 2022 में हमें यही वेबसाइट दी गई थी। अगर कोई न्यू वेबसाइट होती है तो आई विल लेट यू नो, बट अभी के लिए आप लोग इस वाली को लेके चलो, ठीक है। तो अगर मान लो आप इस वेबसाइट पे गए, लेट मी जस्ट टेल यू ऑल्सो। ओके, सो ऐसा करते हैं, पहले इस वेबसाइट को खोल के देखते हैं, ठीक है। सो मैं आप लोगों को शो भी करती हूँ साथ में। ओके, सो मैंने गूगल ओपन किया और गूगल पे मैंने सर्च बार पे लिखा, जस्ट वेट, cuet.samarth.ac.in। मुझे ऊपर ये वेबसाइट दिख रही है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओके, लेट इट बी ओपन, देन आई विल टेल यू। ओके, सो ये वेबसाइट हमारी खुल चुकी है। अब इसमें ध्यान से देखो आप, इसमें जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ आपको पब्लिक नोटिसेस देखने को मिल रहे होंगे, लाइक NTA डिक्लेयर द रिजल्ट, NTA स्कोर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022। ये पुराना है, लास्ट नोटिस इसका जब आया था जब 2022 वाले बच्चों का रिजल्ट निकला था, ठीक है। तो ये तब का है। अब अगर यहाँ पर आपको कोई, अगर 2023 के लिए कोई नोटिस होता तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता, बट यहाँ पर कोई नोटिस नहीं है। इसका मतलब कि 2023 के लिए अभी कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, न्यूज़ एंड इवेंट्स में भी मैंने जाके देखा तो यहाँ पर भी लास्ट जो इनका आया हुआ है वो 25/6/2022, यानी ये छठे महीने में आया हुआ है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का लास्ट नोटिस आया हुआ है। तो यानी अभी आप लोगों के लिए कोई नोटिस नहीं है ना। सो वाई आर यू सो, मतलब कितने परेशान क्यों हो भाई? अगर कोई नोटिस आएगा सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहीं पे सबसे ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ, डेट भी लिखी आ जाएगी। तो यहीं पर सारे नोटिस आते हैं, यू कैन चेक इट आउट, ओके। सो परेशान नहीं होना है। ओके, सो आप लोगों ने वेबसाइट देखी कि कैसे वेबसाइट पर हमें चेक करने हैं। जब तक वहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तो आप लोग परेशान मत हो। जब कोई नोटिस निकलेगा तो वहाँ पर न्यूज़ पे वहाँ पर शो होगा। एंड ऑल्सो मैंने एक चीज़ ऐड करी है, न्यूज़ चैनल्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, मैं नहीं बोलती कि इनकी बातों को 100% मानो, बट हाँ इनकी बातें सच हो सकती है क्योंकि इनके रीच काफ़ी आगे तक होती है ना। इनके ऊपर कभी कभी जैसे मान लो कि NTA के जो चेयरमैन है या फिर जो भी उनके CEO वगैरह हैं, उन्होंने अगर कोई स्पीच दी, उसमें कोई बात बोली है तो न्यूज़ चैनल से पक्का आती है, ठीक है। तो इंडिया TV हो गया, जी न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, गूगल पे अगर इनके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो आप बात मान सकते हो इनकी, अपने माइंड में रख सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इन न्यूज़ चैनल्स में बोला है कि आपके एग्ज़ाम 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हो रहे हैं, 100% श्योर नहीं है, बट 80% ऐसा हो सकता है क्योंकि ये न्यूज़ चैनल की रीच काफ़ी होती है। ये लोग ऐसे अपने चैनल पे तो कोई बात नहीं बोल रहे हैं ना, देयर मस्ट बी अ एविडेंस जिसको मानकर ये लोग कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आप इनकी बात मान सकते हो, और ऑफिशियली बात आ जाती है तो कुछ चाहिए ही नहीं यार। ऑफिशियल वेबसाइट आज पे नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप लोग उस बात को मानो, ठीक है। तो ये सारी बातें तो बहुत बेसिक थी कि इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एक तरीके से CUET से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को उसका सिलेबस स्ट्रक्चर, हाउ टू प्रिपेयर, ये सब बताती हूँ। चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस समझा रही थी क्योंकि जब मैं इस स्टेज में थी, यानी कि जब मैंने CUET दिया था पिछले साल 2022 में, तो मेरे माइंड में ये बहुत क्वेश्चंस होते थे, अरे यार कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मुझसे मिस तो नहीं हो जाएगा, कुछ छूट तो नहीं जाएगा। देखो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी कि जो जो नोटिफिकेशंस आए तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को बता दूँ, तो इसलिए मेरे चैनल से ज्वाइन रहना, ठीक है। बाकी मैं थोड़ी न्यूज़ पढ़ने में लेट लतीफ़ हूँ, पर अब मैंने उसको सुधार लिया, अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपडेटेड रहूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा समझा दूँगी, पूरा बता दूँगी कैसे क्या करना है, और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तो उसको कैसे फिल करना है उसका ट्यूटोरियल भी दे दूँगी, बट यू हैव टू एंगेज विद माई चैनल, ठीक है। तो प्रोसेस थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। सबसे पहले क्या होगा ना, जो मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई इस पे, या फिर अगर 2023 के लिए कोई और वेबसाइट आती है तो अगर आएगी तो मैं बता दूंगी कौन सी होगी वो, नहीं तो अभी तक तो यही वेबसाइट है CUET की, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, एक नोटिस आ जाएगा कि आप लोगों के पास मान लो 16 तारीख को, 16 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आप लोगों को उसको भरना है। देखो यार,
आप लोगों को एक टेस्ट देना है। टेस्ट कौन ले रहा है? एनटीए ले रहा है। तो एनटीए अपनी तरफ से एक फॉर्म निकालेगा। मतलब ऐसा थोड़ा मन में सोच के बैठ गए टेस्ट देना है तो एनटीए को पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम आपको टेस्ट देना चाहते हैं, यानी हमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उस फॉर्म को भर दोगे आप, उसमें आपकी डिटेल्स मांगेंगे, आप कौन कौन सी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो, मतलब क्यों तो नहीं पूछेंगे, देना चाहते हो, कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ये सारी बातें पूछेंगे वो आपसे। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भर देना है। उसको भरने के बाद आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यस वो भर चुका है। और यहाँ पे आपकी एक फ़ीस भी लगती है नॉमिनल सी, नॉमिनल तो मैं नहीं बोलूँगी। अगर इसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर आप लोगों को जनरल टेस्ट देना है तो 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, नहीं तो आप लोगों के 700 समथिंग लगते हैं। लाइक मेरे टोटल 1200 रुपीज़ लगे थे जब मैंने जनरल टेस्ट भी दिया था, तो टोटल मिला के मेरी 1200 फीस लगी थी ना। इस साल अगर कोई स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें एक फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस किसको जा रही है? एनटीए को जा रही है, क्योंकि भाई वो टेस्ट लेगी कंप्यूटर पे, तो उसका खर्चा आएगा ना, तो फ़ीस देनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हम फ़ीस दे देंगे, हमारा फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भर देने का मतलब है कि मैंने एनटीए को बोल दिया कि भाई मेरा टेस्ट लेना है तुझे, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, उसके बाद क्या होगा? अब एडमिट कार्ड आएगा आप लोगों के पास, तभी नहीं आ जाएगा, जब भी आपका पेपर है उससे 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप लोगों के पास एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ पर आ जाना, तुम्हारा पेपर है। अब एनटीए मुझे बोल रहा है कि भाई ज़्यादा बोल रही थी, आप पेपर देने आना, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोगों के पास, कब आएगा? जब भी एग्ज़ाम होगा उससे हफ्ता 10 दिन पहले आ जाता है। फिर आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम हो जाने के बाद थोड़े दिन शांति रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप लोगों के पास एक आंसर की आएगी। आप लोगों के पास क्या वेबसाइट पे आएगी, आंसर की आएगी कि आप लोग मैच आउट कर सकते हो कि यार मैं ये फिल करके आई थी पेपर में और ये आंसर थे, मतलब अपने मन के लिए आती है, बट ये आती है आंसर की वेबसाइट पे थोड़े दिनों बाद। फिर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में पता चल जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ कितने मार्क्स, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद पूरा मतलब रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा। रिजल्ट जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा या फिर उससे पहले भी, अब देखो अब एनटीए का काम खत्म हो गया। एनटीए का काम यहाँ से यहाँ तक का था, उसका काम है फॉर्म भरवाना और पेपर लेना और रिजल्ट दे देना। एनटीए इतना ही करता है, एनटीए का काम इतना ही है। उसका काम है पेपर लेना, उसने पेपर ले लिया, रिजल्ट दे दिया, बात खत्म। अब बात आती है यूनिवर्सिटी की, जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। अब हमें क्या होगा? लाइक मेरा एग्जाम्पल लो, मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ डीयू में जाऊँ। हो सकता है मेरे जैसा कोई और बच्चा है जो चाहता है कि या तो मैं डीयू में जाऊंगा या मैं बीएचयू में जाऊंगा, ठीक है। तो मैं डीयू की वेबसाइट पे जाके डीयू के लिए अप्लाई करूंगी और बीएचयू की वेबसाइट पे जाके बीएचयू के लिए भी अप्लाई करूंगी। यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है, कॉलेज के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आपने अगर डीयू की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दिया, उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आने वाले सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन चली गई। अलग अलग आपको नहीं जाना कि दौलत राम कॉलेज के लिए अलग जाना है, भाई एसआरसीसी के लिए अलग जाना है, ऐसा नहीं है। एक बार डीयू को एप्लीकेशन भेज दी यानी सारे कॉलेज को एप्लीकेशन चली गई डीयू के, ठीक है। तो जब मान लो मैं चाहती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहती हूँ उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या कह रहा है। अब एनटीए का कोई काम नहीं है, अब सीयूईटी का कोई काम नहीं है, अब उस यूनिवर्सिटी पे आ जाओ। अब उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि ये हमसे क्या चाहता है। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहती थी डीयू में, तो डीयू में एडमिशन के लिए उसने बोला था भाई सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो कि कितने बच्चे एडमिशन चाहते हैं तो पता चले। तो हमने सबसे पहले क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया, पोर्टल दिया था उन्होंने, एक लिंक दिया था, उस पर जाके हमने एक फॉर्म भरा, हमने अप्लाई कर दिया कि जी हम आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। आई थिंक ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस लगी थी, लेट मी रिकॉल, हाँ या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस लगी थी, ठीक है। यहाँ पर भी फीस लगी थी और यहाँ पर, बट यहाँ पर फीस आई थिंक आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट अंडर 500 थी जितना मुझे ध्यान है, 250 350 मुझे ध्यान नहीं है, बट यहाँ पे इतनी फीस थी। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको, 1200 रुपये लगे थे मेरे, और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अंडर 500 है। अब आप लोग यार मैं भूल गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। 500 के अंदर अंदर मेरे पैसे लगे थे, ठीक है। जब मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो डीयू को पता चल गया कि हाँ ये बच्ची मेरे यूनिवर्सिटी में आना चाहती है, मेरे यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आना चाहती है, ठीक है। फिर क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद ये वाला लिंक खुला। ये वाला लिंक क्या था? प्रेफरेंस सिलेक्शन का। अब इस बार का प्रोसीजर समझा रही हूँ आपको।
अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। तो डीयू ने क्या बोला था, पहले रजिस्ट्रेशन करो, मैंने कर दिया। फिर उसने बोला प्रेफरेंस भरो। प्रेफरेंस क्या, कि मान लो मैं बीएमएस करना चाहती थी, ठीक है, तो बीएमएस में मैं चाहती थी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस शहीद सुखदेव रहे। अगर वो मुझे नहीं मिलता है मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो मेरी प्रेफरेंस मान लो दयाल सिंह कॉलेज रहे, सॉरी दीनदयाल उपाध्याय रहे। वो मुझे नहीं मिलता है तो मेरी प्रेफरेंस शहीद राजगुरु कॉलेज है। ऐसे मैंने अपनी प्रेफरेंसेस फिल करी। जब मेरा स्कोर आया, जब मेरा स्कोर जो आ चुका था, लेट्स से मेरा स्कोर था 600 में से 550, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा था नहीं, मान लेते हैं 600 में से 550 था। तो अगर मुझे 550 में शहीद सुखदेव नहीं मिल पा रहा है तो मैं अगली प्रेफरेंस वाला मुझे मिल जाएगा, वो भी नहीं मिल पाता है तो उससे अगली प्रेफरेंस वाला मिल जाएगा। यानी मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट कॉलेज मेरे लिए जो मैंने फिल किया, उनमें सबसे ऊपर जो कॉलेज होगा मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो मुझे मिल जाएगा। ये होता है प्रेफरेंस सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट का चक्कर। जब मैंने भर दिया कि मुझे फर्स्ट में शहीद सुखदेव चाहिए, सेकेंड में मुझे दयाल सिंह कॉलेज चाहिए, ठीक है, थर्ड में मुझे चाहिए दीनदयाल उपाध्याय, और मान लो फोर्थ में मुझे चाहिए शहीद राजगुरु कॉलेज, ऐसा मैंने मान लिया। अगर तो मान लो मेरे 550 स्कोर है, ठीक है, तो मुझे ये नहीं मिल पा रहा, भाई ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, ये नहीं मिल पाएगा, ये भी नहीं मिल पाएगा, ये भी नहीं मिल पाएगा, पर 550 में मुझे ये मिल सकता है, तो मेरिट लिस्ट में मेरा ये निकल जाएगा कॉलेज, समझे आप, मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग। सबसे बेस्ट कॉलेज जो मैंने फिल किया होगा वो मुझे मिल जाएगा। क्लियर। इतनी सी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है। प्रोसेस पूरा यही रहता है। सबसे पहले आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, कैसे भरना है मैं ट्यूटोरियल दे दूँगी, मैं बता दूँगी, मैंने भी भरा था, कैसे भरना होता है मैं बता दूँगी, ये वाला रजिस्ट्रेशन भी कैसे करना है ये भी बता दूँगी, और तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। चलो यार, अब मेरे पास कुछ डाउट्स आए थे, कुछ बच्चे जो 12th के हैं उनके, तो पहले मैं वो डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला डाउट तो ये जो बहुत बच्चों का आ रहा था कि व्हेन विल CUET बी हेल्ड ऑन, यानी कि CUET आपका कब होने वाला है, एग्ज़ाम होगा कब, होगा ये तो सबको पता है। कोई कहता है कि साल में 2 बार होगा, कोई कहता है 1 बार होगा, बट व्हाट इज़ द राइट थिंग, ये बताओ हमें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बताती हूँ। देखो यार, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया, पर जो कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं उनके थ्रू ये पता चल पाया है कि देखो फरवरी मिड या फरवरी में आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब वही रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म मैंने बताया था ना, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भरा जाएगा। उसको भरने के भी ना 1 महीने बाद पेपर होता है, 1 डेढ़ महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो जब फेब में, अभी तक ये बोला गया है, जो न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि फेब में आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पास नोटिस आ जाएगा कि फॉर्म भर दो। और फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, ठीक है। क्या साइबर कैफे में ढूंढने लग जाना भैया फॉर्म सबमिट कर लो, नहीं, ऑनलाइन फॉर्म होता है। तो ऑनलाइन ये फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है, फेब में, मोस्ट प्रोबेबली फेब में ऐसा होने वाला है। एंड देन उसके बाद आप लोग 1 महीने का हिसाब लगा ही सकते हो यार, मार्च या फिर अप्रैल में आप लोगों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। फिर यानी जब आप लोगों के पास एप्लीकेशन के लिए आ जाए ना, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तब तो आप समझ जाना कि अब से 1 डेढ़ महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, फाइनली है, ठीक है। सो फेब में आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस होगा अभी तक जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, और मार्च अप्रैल में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ये मैं दोबारा बता रही हूँ, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, हाँ जो न्यूज़ चैनल कह रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। ऑफिशियल नोटिस अभी आपके सामने मैंने चेक किया था, कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा डाउट कि क्या ये साल में 2 बार होने वाला है या 1 बार होने वाला है, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इट विल हेल्ड वंस इन अ ईयर, सिर्फ ये एक ही बार होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डाउट मत बढ़ा लेना कि यार 2 बार होगा क्या, नहीं, ओनली वंस इन अ ईयर ऐसा बोला गया है न्यूज़ चैनल में, ठीक है। ये बात है। अब तीसरी चीज़, क्या दी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इज़ देयर नेगेटिव मार्किंग और नॉट, तो येस, तीसरे डाउट के लिए मैं बोल देती हूँ येस डेफिनेटली देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट भाई बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझाती हूँ आपको। मैंने ना ये बात पता है कब समझी थी, एग्ज़ाम के बाद। सोचो, नेगेटिव मार्किंग में देखो क्या है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन एक सही कर देते हो, आपका एक सही क्वेश्चन और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। यहीं पर अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, यानी वो 5 तो मिले ही नहीं, ऊपर से एक कम और हो गया, यानी टोटली आपको 6 मार्क्स का लॉस हो जाता है। अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो, छोड़ देते हो तो कुछ भी नहीं होगा, ना मिलेंगे ना घटेंगे। तो इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं आता तो तुक्के नहीं मारने हैं, छोड़ देना है उसको। ऐसा इनके अकॉर्डिंग है बात, कि यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, अगर क्वेश्चन लीव
कर देते हो तो कोई मार्क्स डिडक्ट या ऐड नहीं होगा। ये बात तो बड़ी प्यारी सीधी सी है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ ही दिया है तो ना आपके कोई मार्क्स कम हो रहे हैं ना आपको मिल रहे हैं। हाँ, पर अगर आपने गलत कर दिया, तुक्के मार दिए, गलत निकला वो, तो -1 हो जाएगा, और अगर आपने सही कर दिया तो +5 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल CUET फॉलो करता है। 3 डाउट मैंने अभी तक क्लियर करे, 1, 2 एंड 3। तो यार ये आप लोगों के डाउट्स थे जो मैं क्लियर करी। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट डाउट तो वही था कि यार ये MCQ फॉर्मेट में होगा या फिर ये लॉन्ग फॉर्मेट में होगा, तो मैंने पहले बता दिया कि ये MCQ फॉर्मेट में होगा। ठीक है, फोर्थ डाउट भी आप लोगों का मक्खन सा था, क्या MCQ फॉर्मेट में होगा ये। ठीक है, नाउ फिफ्थ डाउट इज द डिलीटेड पोर्शन बी इंक्लूडेड इन CUET? यस, बिल्कुल। देखो CBSE ने जो भी आपका पोर्शन डिलीट किया हो सिलेबस में से, लेट्स से हम अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स वाले लोग अकाउंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स में आप लोगों का NPO चैप्टर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि CUET में भी नहीं आएगा। नहीं भाई, CUET में NPO बिल्कुल आएगा। अगर CBSE नहीं दे रहा तो उसकी मर्जी है, बट CBSE और NTA आर डिफरेंट। NTA पूरा सिलेबस का टेस्ट लेगा, उसने नहीं बोला कि मैं ये पोर्शन डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन बी इंक्लूडेड। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ये आप लोगों का फोर्थ फिफ्थ डाउट जो भी है ये भी क्लियर हो चुका है। फोर्थ है ना, फिफ्थ डाउट जो था MCQ ये डिलीटेड पोर्शन वाला ही मैंने क्लियर कर दिया है कि डिलीटेड पोर्शन भी आप लोगों का अच्छे से इंक्लूड होने वाला है। बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं काटते हैं ये NTA वाले। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट डाउट जो आप लोगों का सिक्स्थ डाउट है कि हाउ मच शुड वी स्कोर टू अपीयर इन CUET द बेसिक क्राइटेरिया इन क्लास 12th? तो देखो यार, एक बात मैं बहुत सिंपल सी बता देती हूँ। मतलब बच्चा पूछना चाहता है कि हमारे 12th क्लास में कितने मार्क्स आए सो दैट हम CUET दे सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की 12th में अगर आप फेल भी हो जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बता रही हूँ, अगर आप लोग फेल भी हो जाते हो तो CUET देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, CUET आप दे सकते हो। देयर इज़ नो क्राइटेरिया। ठीक है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, मतलब ऐसा मानना मत कि दीदी क्या कह रही है। मतलब मैं सिर्फ बता रही हूँ कि CUET का 12th से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आपके मार्क्स मांगे जाएंगे वहाँ पे, जब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होगा तो भले आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले, हाँ, पर आप CUET ज़रूर दे सकते हो अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है तो भी। ठीक है, एंड ऑल्सो यार मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं बता सकती कि CUET में इतने मार्क्स ले आओ तो DU में एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं बाद में जाके, लाइक आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप ECA से हो या नहीं हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़। आपका एग्ज़ाम बहुत पहले हो गया था या बहुत बाद में हुआ था, बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। ठीक है, सो दैट्स वाई ऐसा कोई भी क्राइटेरिया मैं नहीं बता सकती कि अगर 600 में से 540 आ जाएंगे तो एडमिशन होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। होने को हो भी सकता है, नहीं को नहीं भी हो सकता। मतलब सबका एडमिशन हो मैं चाहती हूँ, बट मैं एक बात बहुत क्लियर बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये सारी मैंने बातें आप लोगों की क्लियर कर दी हैं। आई होप सो जो डाउट्स आप लोगों ने पूछे थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो मोटे मोटे डाउट थे वो बचे हैं। सबसे पहली बात, सिलेबस क्या है हमारा, सिलेबस स्ट्रक्चर समझा दो। एंड दूसरा डाउट ये था कि हम प्रिपेयर कैसे करें, और तीसरी चीज़ ये कि टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। तो इन 3 चीज़ों के लिए रुके रहें, अब मैं वो समझाने वाली। चलो यार, तो अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारा यार सिलेबस क्या है, ये तो बताओ। हर कोई बोल रहा है एग्ज़ाम देना है एग्ज़ाम देना है, बट हमें सिलेबस ही क्लियर नहीं है। बेसिकली सिलेबस का क्या है ना यार, देखो जैसे मैंने आप लोगों को भी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई, तो वहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है नहीं कि 2023 के लिए ये सिलेबस है। बट जो 2022 में था सिलेबस, मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, क्योंकि CBSE ने भी कोई चेंज नहीं किया है। एंड इतनी जल्दी से सिलेबस चेंज नहीं होते हैं, ऐसा मैं मान के चलती हूँ अपने मन से। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल सकता है पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है नया वाला 2023 के लिए, सो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा पिछले साल का बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही रहेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव का यही रहता है ज़्यादातर। तो इस वाले में डोमेन भी इंक्लूड है ना, तो बेसिकली शायद यही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखो, आपके सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ लैंग्वेज, नंबर 2 इज़ डोमेन एंड नंबर 3 इज़ जनरल टेस्ट। देखो, सबसे पहले लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में 2 सेक्शंस हैं, A एंड B।
ज़रूरी नहीं आपको दोनों सेक्शन लेने हैं, मैं बताती हूँ क्या लेना है क्या नहीं लेना। बट ए और बी दो सेक्शन बनाए गए लैंग्वेज में। ए सेक्शन में बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस हैं और इंग्लिश है। स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो गया होगा कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं और इंग्लिश है, और बी में आपकी कुछ फॉरेन लैंग्वेज है, मोस्टली जर्मन, फ्रेंच वगैरह और अदर लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसे दो सेक्शन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। अब आप लोग दोनों में से मिला के कोई भी मैक्सिमम 3 लैंग्वेज तक का टेस्ट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो मैक्सिमम चॉइस इज ऑफ 3। तो मोस्टली बच्चों इंग्लिश चूज़ करते हैं, हिंदी चूज़ करते हैं, या फिर किसी को अगर अदर लैंग्वेजेस का पेपर देना होता है, फ्रेंच, जर्मन वगैरह, तो वो भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। कैसे चूज़ करना है मैं आपको अभी समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल लेके मैं बता दूँगी, बाकी आप बस समझ लो कि ऐसे आप लोगों का लैंग्वेज वाला सेक्शन है एक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डोमेन का सेक्शन। डोमेन इज बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, मैथ्स, बिजनेस, इको, केमिस्ट्री, बायो, ये भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है। या फिर अगर कोई अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह होता होगा शायद, है ना, तो वो वाले भी ले सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ 6 चूज़ करने, 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 6 से कम कर सकते हो आप, ठीक है। सो मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं स्क्रीन पे आप लोगों को मैं शो कर दूँगी। डोमेन में आप लोगों का बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब जनरल टेस्ट की बात करें, ये बिल्कुल नया है। जनरल टेस्ट में क्या है कि आप लोगों के 3 पार्ट्स में डिवाइड है बेसिकली। नंबर 1 पार्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बेसिकली मेरी भाषा में कहें ना तो ये बच्चों वाला मैथ्स होता है ना, वो है, क्या है ये, मैथ्स है। ये वाला जो सेक्शन है, अगर मेरी भाषा में मैं बोलूँ तो ये वाला पूरा जो सेक्शन है वो जीके है आप लोगों की। आप लोगों की जनरल नॉलेज, देखो जनरल नॉलेज की जब मैं बात करती हूँ तो 2 तरीके, जीके में भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है स्टैटिक पोर्शन, एक होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज कि जो हमारे आज की दुनिया में जो अभी चल रहा है वो, लाइक कि अगर अभी बात करें थोड़े टाइम पहले की, पिछले साल, अभी इस साल की ही ना, कि हमारी न्यू प्रेसिडेंट बनी थी, तो ये हमारा करंट अफेयर हो गया, अभी की बात हो गई। कोई नई स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, ये सारे करंट अफेयर्स होते हैं। और स्टैटिक जीके क्या होती है, जैसे आपके पॉपुलर डैम्स हो गए, पॉपुलर मंदिर हो गए, कि मान लो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, इस तरीके के टेम्पल्स कहाँ पर है, रिवर्स कहाँ पर हैं, उनकी जगहें क्या है, ये होती है आपकी स्टैटिक जीके, जो कभी बदलती नहीं है, जो स्टैटिक होती है। ये जीके का पोर्शन आएगा और करंट अफेयर्स आएगा आप लोगों का, ठीक है। जो बेसिकली जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये तो आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन, जैसे ये होते हैं माइंड के क्वेश्चन, इनमें आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कुछ आप लोगों के माइंड को वर्क करना आना चाहिए, तो आप लोग ये वाला सेक्शन टैकल कर लोगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे बोलते हैं ना, आपके मामा का बेटा का भाई का बुआ का बेटा आपका क्या लगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लो कि आप लोगों का ये बना दिया इन्होंने, अब बताओ इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, मतलब जिसमें आपके माइंड की थोड़ी कसरत हो, जिसमें आपके माइंड में थोड़ा जोर पड़े, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में, समझ गए आप। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, इसमें बेसिक मैथ्स होती है, जैसे पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एंड आप लोगों का एज, और वो इक्वेशंस, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सारे आपके इस वाले सेक्शन में आते हैं। इसमें तो मैं बहुत इलैबोरेटिव तरीके से बात करने वाली हूँ। बाकी आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, लैंग्वेज का सेक्शन है, डोमेन का सेक्शन है और एक जनरल टेस्ट का सेक्शन है। अच्छा देखो, इसमें आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ले सकते हो, इसमें आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, ये ऑप्शनल है देना, जनरल टेस्ट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। अच्छा देखो, कोई आपसे पूछेगा कि आपका एग्ज़ाम है, मैथ्स का पेपर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, तो आप तो मना ही करोगे ना यार। पर क्यों ये देना ज़रूरी है, देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने अपने मन में सोच लिया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान लो बीएमएस करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने अपने माइंड में ये सोचा, तो अपने माइंड में सोच के रखना है क्या, नहीं। जब डीयू ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला तो मैंने देखा कि जो बच्चे बीएमएस करना चाहते हैं उनके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर मैंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपके पास कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास कोई 2 डोमेन होने चाहिए, जिसमें से मैथ्स कंपलसरी है, और आपने जनरल टेस्ट होना चाहिए आपके पास, तब आप बीएमएस कर सकते हो, नहीं तो आप डीयू में बीएमएस कर ही नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चूज़ करूँगी सिलेबस में से।
मैं लैंग्वेज लूँगी एक। अब देखो यार, अगर मैंने हिंदी पढ़ी नहीं 12th तक की तो मैं हिंदी क्यों लूँगी। मान लो मैंने एक इंग्लिश चूज़ कर लिया, मेरी लैंग्वेज की पूर्ति हो गई। अब मुझे कोई भी 2 डोमेन देने हैं जिसमें से मैथ्स कंपलसरी है, तो एक तो मैथ्स ही हो गया, उसके अलावा मैं कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ डोमेन में से, तो मैं बायोकेमिस्ट्री लूँगी क्या? नहीं, जब मैंने पढ़ी नहीं तो मैं क्यों लूँगी। और लेना भी नहीं है, जो तुमने पढ़ा है 12th में, जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट थे तुम वही ले सकते हो, तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो मान लो मैंने एक अकाउंट्स ले लिया, मेरा मन था, मैंने एक मैथ्स लिया, एक ले लिया मैंने अकाउंट, और जीटी मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो मैं बीएमएस नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे जीटी देना पड़ा। तो इस तरीके से मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड हुआ, मैंने सिलेबस चूज़ करे, सिलेबस में से सब्जेक्ट चूज़ करे। ऐसे ही हर बच्चे को करना होता है। लाइक कोई करना चाहता है बीकॉम ऑनर्स, तो उसमें बोला गया था कि आपके पास कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई 3 डोमेन होने चाहिए, और जनरल टेस्ट दो या ना दो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूँगी, एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, कोई भी 3 डोमेन ले लूँगी, मान लो मैथ्स अकाउंट्स बिजनेस ले लिया, और जीटी तो बोला ही नहीं है देने के लिए, तो मैंने नहीं दिया, मेरी मर्ज़ी, मैं तो अपना कोर्स कर पा रही हूँ ना। बात ये है कि देखो आपका जो कोर्स है, जो आप करना चाहते हो कोर्स, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज़ करो। क्लियर? ये हो गया सिलेबस स्ट्रक्चर। अब इसमें इंग्लिश का क्या सिलेबस है, मैथ्स का क्या सिलेबस है, इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसका क्या सिलेबस, इसका मैं वो एक बार आप लोगों को बता देती हूँ ताकि माइंड से डाउट क्लियर हो जाए, स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो यार, जल्दी से मैं आप लोगों को सिलेबस बता देती हूँ। लाइक जो इंग्लिश है उसमें आपका सिलेबस क्या है, कुछ तो मैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग बताती हूँ, ठीक है। तो जब मेरा पेपर हुआ था तो उसमें 3 पैसेज आए थे इंग्लिश के। आप खुश मत हो जाना, अरे यार पैसेज ही तो फटाफट हो जाएंगे, नहीं। पैसेज की लैंग्वेज में ना मतलब काफ़ी क्रिटिकल होती है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो इंग्लिश का तो आप उस लैंग्वेज के यूज टू होंगे कि वो जल्दी से समझ में नहीं आती है। ऐसी लैंग्वेज होती है थोड़ी सी क्रिटिकल टाइप की, बट ईजी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो 3 पैसेज आए थे मेरे पेपर में। मेरे पेपर में ग्रामर आई नहीं थी और सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत भरे पड़े थे। बात यह है कि इंग्लिश में आप लोगों के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। इंग्लिश को अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो पैसेज होते हैं, उसमें एक ग्रामर होती है। ग्रामर कितनी बड़ी है खुद में, मैं इसको डिफाइन भी नहीं कर सकती, इतनी बड़ी है। नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे टॉपिक, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं। तो वो आएंगे आपके पेपर में। एंड वोकैबुलरी, वोकैबुलरी क्या होती है कि आपको वर्ड्स की कितनी नॉलेज, आपकी वोकैब कैसी है, उसको चेक करना है उनको, कि आपको इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग भी पता है या नहीं पता है। लाइक आपको बोल देंगे, आपको वर्ड दे दिया फैट और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, तो उस 4 ऑप्शंस में से फैट का कोई सिनोनिम बताओ या फैट का एंटोनिम बताओ, इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखो यार, ग्रामर सिलेबस में है, अब वो पेपर में दे या ना दे उनकी मर्जी है। वो कैब तो आती है पेपर में, आप पैसेजेस हो गए, ठीक है। इंग्लिश का मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं आता है। यहाँ पे एक्सेट्रा भी है और यहाँ भी एक्सेट्रा है भाई, मतलब मैं इतने में डिफाइन नहीं कर सकती, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। डोमेन का तो आपको बेसिकली वही सारा करना है। लाइक अगर मैं मैथ्स का एग्जांपल ले लूँ तो मैथ्स में आपके पूरे वो सारे 13 आई थिंक चैप्टर्स थे ना, 13 पूरे चैप्टर्स, और कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है उसमें से, तो वो सारा आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आना चाहिए। तो वो आपका डोमेन का सिलेबस हो गया। हाँ, पर इकोनॉमिक्स में कुछ 11th के टॉपिक्स उन्होंने इंक्लूड करे हुए थे पिछले साल पे, बट अगर इस साल करेंगे तो मैं बता दूंगी वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, नहीं तो ये आपका डन हो जाएगा, ठीक है। डोमेन का तो सिंपल वही सारा सिलेबस है जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो 12th में। जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस है, क्वांट्स का मैं शो कर देती हूँ स्क्रीन पे, एंड रीजनिंग का भी। और जीके और करंट अफेयर्स को मैं एक जगह समेट नहीं सकती, इसका बहुत सिलेबस होता है। लाइक जीके को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वो आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछने वाले हैं या प्रेसिडेंट, कोई नहीं बता सकता। जीके और सीए को डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, आपको जो जो जनरल नॉलेज चीज़ें मिल रही हैं आप उनको पढ़ो, रोज़ न्यूज़पेपर रीड करो ताकि आपके करंट अफेयर्स अच्छे हो जाए, क्या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके आसपास चल रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो सब आप लोगों को पता चल पाए, स्कीम्स पता चल पाए बेसिकली, ठीक है। एंड जीके स्टैटिक जीके होती है कि मेजर डैम्स हो गए या फिर मेजर रिवर्स हो गई, वो कहाँ पर है, पुराने टेम्पल्स हो गए वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें होती हैं जीके में। तो जीके को डिफाइन करना मुश्किल है, जीके आप लोगों का आएगा, ठीक है। इन दोनों का सिलेबस मैं शो कर देती हूँ। तो ये था आपका होल सिलेबाई, आपको जो पढ़ना है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका सिलेबस है जो आप लोगों को पढ़ना है। इंग्लिश का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इंग्लिश में आपके ये नहीं आएगा कि उसके फ्लेमिंगो के चैप्टर पूछ रहे हैं या इट्स सो हैपन के चैप्टर, बुक यही थी ना, विस्टास के चैप्टर, सॉरी, ठीक है। सो इनके चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं। इंग्लिश यानी इंग्लिश वाली इंग्लिश आएगी, लैंग्वेज वाली इंग्लिश आएगी, ठीक है। डोमेन हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का सिलेबस था। बात अब आती है टिप्स एंड ट्रिक्स पे और एग्जाम पे। अच्छा, एग्जाम पे मैं अभी समझा देती हूँ आप लोगों को हाथों हाथ। थोड़ा बच्चों को ना एग्जाम का स्ट्रक्चर जानने में इंटरेस्ट रहता है, तो लेट मी टेल यू। ये हो गया आप लोगों का सिलेबाई। नाउ आई टेल यू अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर। देखो एग्जाम का क्या था ना कि तीनों सेक्शंस का बताती हूँ। लैंग्वेज का एग्जाम, डोमेन का एग्जाम और आप लोगों का जीटी का एग्जाम, ये हुआ था हमारा।
तो लैंग्वेज में मान लो मैंने लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करी है, ऐसा मैंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए, या कोई भी लैंग्वेज हो। लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपका होता है 45 मिनट्स का। कितने मिनट्स का हुआ था हमारा? 45 मिनट्स का हुआ था। उसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ गिवन 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट वन इज़ डोमेन। डोमेन में आप लोगों को क्या होता है, इसमें आप लोगों को 45 मिनट्स मिलते हैं। इसमें भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ द गिवन 50 क्वेश्चन। जनरल टेस्ट में क्या होता है, ये आप लोगों का 60 मिनट्स का होता है। इसमें यू हैव टू डू 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 75 क्वेश्चन। जो जनरल टेस्ट है ना, उसमें तीनों सेक्शंस को मिलाकर पेपर देते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पास मिले हुए, कुछ कोई जीके का क्वेश्चन, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन, कोई क्वांट्स का क्वेश्चन, ऐसे मिलाकर। सो आप लोगों को टोटल 75 में से कोई भी 60 करने हैं, इधर टोटल 50 में से कोई भी 40 करने हैं, इधर 50 में से कोई भी 40 करने हैं। इस तरीके से आप लोगों का स्ट्रक्चर रहता है। ओके, सो अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग शायद जानना चाहते हो एक एक्सपीरियंस्ड इंसान से, क्योंकि मैंने भी सीयूईटी दिया है। मैं अपनी गलतियां रिपीट नहीं करवाना चाहूँगी आप लोगों से, ठीक है। सो मैंने भी कुछ गलतियां करी है, कुछ सीखा था, पर सीखने का क्या फ़ायदा। अब मैं उनको आगे वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर अप्लाई कर सकती हूँ, पर मेरी जो गलतियाँ थी मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी उसको रिपीट करो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं अकाउंट्स के लिए टिप्स देना चाहती हूँ, नंबर 1, शॉर्ट ट्रिक्स पर ध्यान दो यार, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स को समझो, शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान दो, सर्च करो उनको सीखो कैसे अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया तो पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लग गए। डू इट विद द कंसाइज वे ना, छोटे वे से उसको करो। शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान दो। दूसरा, रेफर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे जाओ। अब मान लो अगर आप लोगों का अकाउंट्स का आप सीयूईटी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कैपिटल अकाउंट बनाना सीख रहे हो, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है ना। इससे बढ़िया आप पीएसआर वाले क्वेश्चन करो, गुडविल वाले क्वेश्चन करो, सोचो कि क्या आ सकता है पेपर में, ठीक है। एंड ऑल्सो एमसीक्यू की अच्छी सी बुक खरीदो, इन्वेस्ट करो उसमें एंड उसको प्रैक्टिस करो। एक एमसीक्यू की बुक हमें बहुत कुछ सिखा सकती है जो कि हमें टीएस ग्रेवाल नहीं सिखा पाएगी। देखो यार, टीएस ग्रेवाल वन ऑफ द बेस्ट बुक है, प्रेस्टीजियस बुक है, मैंने भी वही पढ़ी है, मैं आप लोगों को भी वही रेफर करूंगी। बट मेरी गलती थी, अगर मैं कोई एमसीक्यू की बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करती तो मे भी मेरा अकाउंट्स का पेपर और अच्छा जाता, ठीक है। क्योंकि मुझे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता थी, अच्छा गया था मेरा पेपर, बट वो चला गया ना यार। क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मेरे से कुछ क्वेश्चन में गलती हुई थी। वो क्या गलतियाँ थी, क्योंकि मुझे शॉर्ट क्वेश्चन पता ही नहीं थे, मुझे पता नहीं था ये क्वेश्चन भी कुछ हो सकता है। एमसीक्यू की बुक लो, वो आपको अच्छी प्रिपरेशन करवा सकती है, ठीक है। रेफर दी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स पे जाओ। एंड ऑल्सो अगर मैं चैप्टर आप लोग मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछना चाहते हो, तो जो थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है ना, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वही चैप्टर है ना, कि आप लोगों को कंपनी अकाउंट्स की पूरी वो दी हुई है, जस्ट वेट, कंपनी की पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, आपको बताना होता है ये मेजर हेड में आता है, सब हेड में आना होता है, वो वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से रेफर कर लेना उस चैप्टर को ना। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए बेसिकली यार बहुत अच्छे से मैं बोलना चाहूँगी शॉर्ट ट्रिक्स को रेफर करना, क्योंकि मैंने भी शॉर्ट ट्रिक्स को रेफर नहीं किया और मैं वही लॉन्ग फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करी थी, जिसकी वजह से मेरा मैथ्स का बहुत सारा पेपर छूट गया था। तो मैं नहीं चाहती वो चीज़ें आप लोगों के साथ हो। मैथ्स ने ही मेरे स्कोर को काफ़ी डाउन कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करना, शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत रेफर करना, ठीक है। एंड इसके लिए भी आप एक अच्छी सी एमसीक्यू बुक लेना, उससे प्रैक्टिस करना, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोड़ के छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना। अगर आप लोग मुझसे मैथ्स में चैप्टर्स पूछना चाहते हो कि यार दी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बोलोगे, तो यार मेरी किस्मत पता नहीं क्या थी, मेरे पूरे पेपर में डिफ्रेंसिएशन ही भरा पड़ा था, वो भी डबल डेरिवेटिव। देखो क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो मेरे पेपर में तो डिफ्रेंसिएशन आया था, बाकी और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा डेटा कलेक्ट किया। फिर मैं आपको बताती हूँ कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन तो है ही इंपॉर्टेंट यार, इनको तो करना ही है, इनकी ट्रिक्स बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनके लॉन्ग फॉर्मेट तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसके अलावा मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैट्राइसिस लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है, मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट। देन रिलेशन फंक्शन, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो पीछे नहीं छोड़ेगा। एंड इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी और मैट्राइसिस तो ऐसे है ना कि पेपर पूरा ही नहीं हो सकता इनके बिना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की काफ़ी अच्छी वेटेज आती है पेपर में, मैट्राइसिस की भी वेटेज आती है। एंड ऑल्सो ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेपर में पूरा डिफ्रेंसिएशन भरा पड़ा था, वो भी डबल डेरिवेटिव। अब इससे मैं खुश हूँ या दुखी हूँ पता नहीं यार, दुखी होना है खुश होना क्यों है, ठीक है। ये कुछ मेरी टिप्स थी आप लोगों के लिए मैथ्स और अकाउंट्स के लिए। थर्ड वन इज, अगर मैं बिजनेस के लिए आप लोगों को कोई टिप देना चाहती हूँ यार, तो वो नंबर 1 टिप है, नंबर लास्ट टिप मेरी एक ही रहेगी कि एनसीईआरटी को रीड करो। देखो यार, हर कोई यही बोलता है, इसमें आप दी नया क्या बता रहे हो। देखो यार, जब मैं थी ना तो मैं सोचती थी कि आर के सिंगला ज़्यादा अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें बहुत कन्फाइंड लैंग्वेज में लिखा होता है, कितने अच्छे से वो समझ आ जाती है एनसीईआरटी में, कहाँ कुछ पिक्चर नहीं है, इतनी हार्ड लैंग्वेज होती है। उससे अच्छा तो आर के सिंगला में मटीरियल है, ऐसा मुझे लगता था। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने एनसीईआरटी रीड करी, मैंने अपने टाइम में एनसीईआरटी कम से कम 5-6 बार रीड करी थी, क्योंकि ऐसा करते थे हम लोग, क्लास में बैठे हैं कोई चैप्टर रीड कर लिया, अच्छा लगता था रीडिंग करना उस टाइम पे, ठीक है। तो बिजनेस में ना सिर्फ मेरी एक ही
पहली और आखिरी टिप है कि एनसीईआरटी को रीड करना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो केस स्टडीज़ पेपर में आई थी, जो हमारे पेपर में केस स्टडीज़ आई थी, वो एनसीईआरटी के पैराग्राफ थे, एज इट इज़ पैराग्राफ, जो कि हमें देखते पता चल रहा था कि यार ये तो एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी रीड करी हुई थी, हम जानते हैं वो कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक की बात हो रही है। तो काफ़ी ईजी हमारे लिए हो गई थी वो केस स्टडी को सॉल्व करना, और हमारे लिए मतलब बहुत ईजी पड़ गया था। तो मैं बिजनेस के लिए बहुत अपने मन से यही कहना चाहती हूँ कि यार एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है। और बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बताती हूँ तुमको, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, पर सबको आप लोग एमसीक्यू के नज़रिए से प्रिपेयर करना, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैं संदीप गर्ग, मैंने इस बुक को ना सीयूईटी में आके ही पढ़ा है, और मैं इसकी इंपॉर्टेंस जान गई। अगर मैंने 11th 12th में ही पढ़ी होती तो मेरे बेसिक्स और क्लियर हुए होते, बट मैंने इसको सीयूईटी में आके पढ़ा, एंड दिस बुक इज़ लाइक बहुत मस्त बुक है यार, हेवन है ये। तो संदीप गर्ग पढ़ो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक बात आपको इस बुक में मिलेगी। हाँ, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी भी बुक का, मैं अपना एक आइडिया दे रही हूँ, अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन दे रही हूँ जो मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग। संदीप गर्ग पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा अब ये सारे मैंने दे दिए हैं, अकाउंट्स, मैथ, बिजनेस, इको, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं टिप्स देना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं सबसे पहली तो फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से कर लेना। हर पेपर में आए हैं 2 से 4 क्वेश्चन इसके, 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में इसके आए हैं। फिगर ऑफ स्पीच पता है ना, एनोमेटोपिया और वो सिमिली, मेटाफर वगैरह, अच्छे से इसको कर लेना। दूसरी टिप ये है कि डू 1 पैसेज डेली। एक पैसेज ना रोज़ कर लिया करो, मत देखो कि आपके लेवल का है या नहीं है, पर रोज़ करो। पैसेज करने से ना बहुत फ़ायदा होता है। पहले बात, आपका पैसेज तो प्रिपेयर हो ही रहा है, दूसरी बात आपकी रीडिंग स्किल्स जल्दी बढ़ रही है। जो आप स्किमिंग करो पैसेज में, मतलब स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि पहला पैराग्राफ पढ़ा, आखिरी पैराग्राफ पढ़ा, उससे आपको पैसेज की थीम पता चल जाएगी कि पैसेज किस बारे में है। फिर क्वेश्चंस पढ़ो, फिर आंसर ढूंढो, ये तरीका होता है स्किमिंग का, ठीक है। तो स्किम करके पैसेज पढ़ना सीख जाओगे, बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर, और मैं रेफ़र करना चाहती हूँ, प्लीज़ छोड़ दो बुक्स को भाई, पैसेज के लिए बुक्स को छोड़ देना। मैंने बुक्स में से पैसेज पढ़े थे, और जब मैं कंप्यूटर में से पैसेज पढ़ रही थी ना, वहाँ पे मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, लाइक पानी निकल रहा था, क्योंकि आदत नहीं है इतना कॉन्सेंट्रेट करने की। मैं इस लाइन को पढ़ रही थी और मेरी आंखें नीचे वाली लाइन पे जा रही थी, मुझे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कंप्यूटर से हमें पढ़ने की आदत नहीं है। तो कंप्यूटर पर अपने घर पे स्क्रीन पे बेसिकली खोल लो, कंप्यूटर नहीं है तो फ़ोन पे खोल लो, और फ़ोन से पैराग्राफ पढ़ो, पैसेज को सॉल्व करो यार, ये ज़रूर करना, ठीक है। एंड ऑल्सो इससे आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा होंगे मैं ये बता रही थी। पहला फ़ायदा, पैसेज तो आप लोगों का इंप्रूव हो ही रहा है। दूसरा फ़ायदा, स्किमिंग आ जाएगी। तीसरा फ़ायदा, वो कैब भी इंप्रूव हो जाएगा, यानी पैसेज आप पढ़ रहे हो, आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया तो वो वर्ड आप गूगल पे सर्च करोगे, उस वर्ड का मीनिंग याद रखोगे, तो वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है ना, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। और तीसरी चीज़ मैं जो आप लोगों को कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से, कि रूट वर्ड ज़रूर करना। अब आप पूछोगे दीदी रूट वर्ड्स क्या होता है, तो गूगल पे सर्च करो रूट वर्ड्स क्या होता है, बहुत मस्त चीज़ होती है। एक रूट याद करने से आप 1000 वर्ड्स तक याद कर सकते हो, मज़ेदार है ना। तो रूट वर्ड ज़रूर याद करना, ठीक है। ये तो जो टिप्स थे वो इंग्लिश के लिए मेरी तरफ से थे। चलो यार, अब अपने चाहिए जनरल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए न्यू है। देखो, इंग्लिश और ये सब चीज़ें तो हम करते हुए आ रहे हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारे लिए न्यू है, हमें इस पर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। तो जनरल टेस्ट का बेसिकली क्या है, जीके वाले पोर्शन में अगर मैं कहूँ तो मैं अपने टाइम की बात बताऊँ और अपने पेपर की बात बताऊँ, तो मेरे पेपर में करंट अफेयर्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आए थे। लाइक 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, पर उसमें चॉइस इतनी सारी थी तो मैंने छोड़ दिए थे। मेरा करंट अफेयर उस टाइम बहुत वीक था, ठीक है। तो करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हो कि स्टैटिक जीके पे ज़्यादा ध्यान देना, करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम ध्यान देना, ठीक है। रोज़ थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स रात में सोते टाइम अगर आपने आधा घंटा निकाल लिया और आपने अपने फ़ोन में गूगल की न्यूज़ पढ़ ली, आज तक खोला आपने, आज तक पे पढ़ लिया सारा कि आज की क्या क्या हिटेड न्यूज़ हैं, तो पता चल जाएगा करंट अफेयर में क्या है। बेसिकली करंट अफेयर वैसे ही प्रिपेयर करना, कुछ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जीके अच्छे से कर लेना, स्टैटिक जीके कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है। और इस तरीके की मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है कि देखो, कोई भी ये नहीं कहेगा बट मैं ये कहूँगी, अच्छा ये मैं बाद में बताती हूँ, ये मेरी सबसे बेस्ट पॉइंट है जो मैं ही कहूँगी, सिर्फ देखा मैं बताती हूँ अभी। और रीजनिंग का क्या है ना कि रीजनिंग इज बेसिकली जैसे मैंने बताया, उसके मामा का बेटा का बुआ का बच्चा, आपको क्या लगेगा। तो अब मैं सोचूँ मेरे मामा, ठीक है, उनका बेटा, उनकी बुआ का बच्चा, शायद मेरा भाई लगेगा, ऐसा मैं सोचूंगी थोड़े ना, नहीं। इसका ना एक कॉन्सेप्ट होता है, इसकी एक ट्री बनती है, फैमिली ट्री, तो वो आप लोग बनाना सीखो। कैसे सीखोगे, इसके लिए ना कोई भी यूट्यूब चैनल रेफर करो जो रीजनिंग करवाते हो, इसको वहाँ से करो। रीजनिंग बहुत ईजी और स्कोरिंग है, लिटरली बहुत ईजी है। आप लोग उसको रीजनिंग के क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि आप लोगों को आता नहीं होगा,
रीजनिंग के क्वेश्चन में ये होगा कि उसमें आपको टाइम लगेगा करने में। अगर आप सोचने बैठ जाओगे मेरे बुआ के बेटे का बच्चा का भाई मेरा क्या लगेगा, तो सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ रीजनिंग के लिए कोई आप ऐसा चैनल रेफर करना जो आप लोगों को ट्रिक सिखा सके, जो आप लोगों को मेथड सिखा सके उसको करने का, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं। देखो यार न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेसिकली बोला है कि क्लास 8 तक के मैथ्स आएगी। क्लास 8 तक के मैथ्स में क्या था, याद है कुछ आप लोगों को? क्या क्या था? पाई चार्ट वगैरह होते थे, बार ग्राफ वगैरह होते थे, पेरीमीटर एरिया निकाला करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। और क्या करते थे हम? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, एज वाले क्वेश्चन किया करते थे। यही सब आएगा पेपर में, लिटरली यही सब आएगा। आप क्या करना ना, जब आपकी छुट्टियाँ पड़ेंगी ना, तो 6th 7th और 8th तीनों की बुक उठाना एनसीईआरटी की मैथ्स की, और इजी लगेगी, और सॉल्व कर डालना, लिटरली सॉल्व कर देना उसको। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को। क्यों मैं कह रही हूँ? देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो बिना एविडेंस के नहीं बोलती। जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, मुझे एक क्वेश्चन याद है, मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। अब मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ यार, पेरीमीटर का मतलब तो बाउंड्री होता है, तो मुझे इसका निकालना चाहिए, क्या मैं इसको इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ। अगर मैंने 8th क्लास की बुक करी होती तो मेरी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होती, क्योंकि 8th क्लास की बुक का क्वेश्चन है। पता है मुझे कैसे पता चला? जब मैं एग्ज़ाम देकर घर पर आई और थोड़ी देर बाद अपने भाई को पढ़ा रही थी, तो यही चैप्टर हम लोग कर रहे थे, तो मैंने देखा कि तो वही क्वेश्चन है जो मेरे पेपर में आया था। उसके साथ के क्वेश्चन देखे, ये भी आया था। यानी 8th क्लास की मैथ्स की बुक का क्वेश्चन मेरे पेपर में, सीओईटी में, मैं 12th कर चुकी हूँ, मेरे पेपर में आया। मुझे नहीं पता, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। अगर मैंने 8th क्लास की मैथ्स करी होती, रिविजन करा होता, तो मुझे ऐसा डाउट बिल्कुल माइंड में नहीं आता, और शायद मैं उस क्वेश्चन को सही कर देती। इसीलिए मैं कह रही हूँ यार। और सारे वही टॉपिक्स आए हुए थे पेपर में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशन, हर एक चीज़ वही थी। 6th 7th 8th की मैथ्स की एनसीईआरटी कर लेना। मैं ऐसी टिप देती हूँ, बाकी और लोग अलग अलग टिप्स दे सकते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं ये टिप्स आप लोगों को देना चाहती थी। तो आई थिंक टिप्स बहुत सारी हो गई। टिप्स का ये है यार कि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, सोचती ज़्यादा थी, करती कम थी। अगर मैंने ज़्यादा मेहनत करी होती तो मुझे और बेस्ट कॉलेज मिल सकता था। जो अभी मिला है वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, एकदम मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। तो ये सारी टिप्स है जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। अगर आप लोग मेरे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो। और इतनी मेहनत कर करके मुझे प्यास लग गई है, अब तो लाइक कर दो और शेयर करो उसको अपने दोस्तों के साथ, और सब लोगों को जोड़ दो भाई। कॉमर्स की वीडियो नहीं आई है, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रही हूँ आज। आर्ट्स वाले, साइंस वाले अपने सारे दोस्तों को भेजो, और अगर थोड़ी सी यूज़फुल लगी है ना वीडियो, तो कमेंट में येलो हार्ट दे देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है येलो हार्ट। यार अगर कमेंट में एक भी येलो हार्ट आएगा ना, तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा, सच में। मुझे लगेगा कि जो मैंने मेहनत करी है वो सक्सेसफुल हो गई, सच में। लिटरली मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। येलो हार्ट एक आ जाना चाहिए कमेंट में, ठीक है। ऑल्सो सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा ध्यान रहेगा वेबसाइट पे। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो मुझसे बार बार कमेंट करके पूछते रहें कि दीदी कोई अपडेट आया क्या, ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। तो मैं ध्यान रखूँगी, आप लोगों को सारे अपडेट दूँगी। थैंक यू सो मच।